नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर रोहतास से है, जहां कोचस प्रखंड के पदुम सिरीडीराहा गांव में भीषण अगलगी की घटना में 30 से 40 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोहतास के कोचस की, जहां पर लगभग 30 से 40 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर स्वाहा हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि चाहकर भी किसान कुछ नहीं कर पाए और किसानों की आंखों के सामने, नजरों के सामने ही पल भर में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और उनके 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया। एक तरफ खेतों में लगी फसल जल रही थी और बेबस किसान सड़क किनारे खड़े होकर अपनी संपत्ति बर्बाद होते हुए देख रहे थे, मानो किसानों का कलेजा फट रहा हो। इस दौरान ग्रामीणों ने कई दफे फायर ब्रिगेड को फोन भी किया, लेकिन 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में दमकल कर्मियों को 2 घंटे का वक्त लग गया। तब तक पूरी फसल जलकर नष्ट हो चुकी थी। जरा सोचिए, एक तरफ कोरोना का कहर, वहीं दूसरी तरफ महंगे खाद और बीज खरीदकर गेहूं की फसल लगाने वाले किसानों की पूरी पूंजी खेत में ही बर्बाद हो गई। ऐसे में मानो किसानों की कमर ही टूट गई है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से सब कुछ तहस नहस होता हुआ। सासाराम से अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। अजीत, 3 किलोमीटर का महज वहां से रास्ता था, लेकिन दमकल कर्मी उसको तय करने में 2 घंटे का समय ले लेते हैं। नतीजा ये हुआ कि किसानों की आंखों के सामने उसकी फसल जो है जलकर पूरी तरह से राख हो गई। सिरांधा, ये अग्निकांड जो है लगातार यहाँ के किसानों को बर्बाद कर रही है और आज की बात करें तो ये आग बहुत दूर तक फैल गई और जिस कारण किसान के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है। जहाँ तक दमकल की गाड़ी पहुँचने की बात है तो ये अलग अलग टुकड़ों में आग फैल रही थी और शिवपुर सेवैया के बाद परवसिया के पास भी आग लगी थी और उस आग को बुझाकर जब दूसरे जगह जाने में दमकल को लेट लगी, लेकिन जब तक दमकल पहुंची तब लग 40 से 50 बीघे में लगे गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार किसान में चीख पुकार मची हुई है। मेहनत की फसल है और ज्यादातर जो यहाँ के किसान है वो पट्टे पर खेत लेकर खेती करते हैं। उन लोगों के सामने आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जा रही है और ये अग्निकांड जो है ये लगातार हो रहा है और लगातार सुबह से ही जो तेज गर्म हवाएं चल रही हैं ये आग को और बढ़ाने में मदद कर रही है। तो इस प्रकार करगहर का इलाका इन दिनों अग्निकांड से पीड़ित है। सिद्धांत, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अब इंतजार किसानों को इसी बात का होगा कि कुछ मुआवजा मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है। बहुत धन्यवाद अजीत इस जानकारी के लिए। तो ये कहा जा रहा है के लिए, अपनी चपेट में लेने के लिए आग के लिए आप देखिए कैसे फसल जल रही है और किसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से तहस नहस हो गई उनकी फसल उनकी आंखों के सामने। और इधर कोरोना के कहर के बीच पटना में वसूली का खेल शुरू हो गया है। बांस घाट पर कोरोना से मौत के बाद शवों के साथ परिजनों का पहुंचना जारी है। विद्युत शवदाह गृह में चिता की आग ठंडी नहीं पड़ रही। हर दिन 30 से 40 शव लाए जा रहे हैं। अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए लोग सुबह से शाम तक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां भी अवैध वसूली का खेल जारी है। पटना के रहने वाले ब्रजराज का कहना है कि उनसे रुपए की वसूली की गई। विद्युत शवदाह गृह में शव जलाने के लिए 300 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन उनसे 16,000 रुपए लिए गए। पहले सुनते हैं मृतक के परिजनों का क्या कहना है। कोई भी नहीं है, साफ सफाई के लिए कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, पर्ची देने वाला कोई नहीं है। से नाम का लिखा है सेवा शुल्क 300 रुपये मात्र। कोई देखने वाला है क्या कि 300 में होता है या 3000 में होता है या 30,000 में होता है। मैंने 16,000 रुपया दिया है और 16,000 के बाद भी ये लोग मांगते रहते हैं, मैं देते रहता हूँ क्योंकि एफर्ट कर रहा हूँ तो दे रहा हूँ। फादर की बात है तो दे रहा हूँ। ये 16,000 रुपये किसने मांगा? बाहर जो आपके मुल्ले बैठे, हाँ, 16,000 रुपया लिया कि नहीं वहाँ ले जाइएगा तो ये तो लगेगा ही। और क्या प्रशासन क्या है, सो रहा है। देखिए कहाँ है, एक भी घुमा दीजिए कैमरा, कोई एक पुलिस दिख जाए। सब पैसा खा के पड़ा हुआ है घर पे।
यहाँ तो आते ही बोला कि इतना 16,000 रुपया दे जमा कर दीजिए, सब हो जाएगा। क्या करते हैं, 16,000 रुपया दे दिए और 16,000 रुपया दिए, उसके बावजूद भी बैठे हुए। बॉडी बोले तो फिर तुम लोग बॉडी दिखाओ, हम लोग को बॉडी भी नहीं दिखाया, सिर्फ चेहरा दिखा दिया। पैसे की तो बात छोड़िए, वो जो लूट खसोट हुआ वो तो बताया ही उसने, और तब से बैठे हुए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि कहाँ, आप भी तो हैं, आप देखिए प्रशासन का कौन बंदा यहाँ दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप खुद आए हैं, खुद आप सर्च कर लीजिए कि प्रशासन से कौन व्यक्ति है यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए। नहीं, एक सिर्फ चालू है और दिन भर बैग से पैसा कमाने के चक्कर में इन लोग काम कर रहा है। अभी तो मैं पूछा तो बताए कि चालू करेंगे। कब चालू करोगे? जब दिन भर गुजर जाएगा तब। तो मृतक के परिजनों को आपने सुना किस तरह से शुल्क जो है वो 300 रुपए है, लेकिन 16,000 की वसूली यहां पर की गई है शव का अंतिम संस्कार करने के लिए। बांस घाट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शवों की दरअसल कतार लगी हुई है, एक के बाद एक लोग यहां पर अपने परिजनों को लेकर आते हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, गंभीर आरोप मृतक के परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। ये कहा जा रहा है साफ साफ कि जहां एक तरफ शुल्क बोला जा रहा है, लिखा हुआ है वहां पर कि 300 रुपए, लेकिन यहां पर 16,000 तो एक मुश्त ले लिए गए, उसके अलावा भी बाकी चीजों के लिए लिए जा रहे हैं पैसे उनसे। रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रवि से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए कितना गंभीर यह मामला है। जहां लोगों का अंतिम संस्कार होता है, कहते हैं कि ये सारे जो विधि विधान होते हैं ये करवाने में आपको पुण्य मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या किस तरह से पुण्य कमाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। बांस घाट पर जो कर्मचारी मौजूद हैं, विद्युत शवदाह गृह में जो शव का अंतिम संस्कार करते हैं, जो क्रियाकर्म करते हैं, वो वसूली कर रहे हैं। यहाँ पर वसूली बाबा बने हुए हैं। 300 शुल्क है, लेकिन वहां हजारों रुपए वसूल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने जहां लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है, वहां कोरोना से हुई मौत के बाद भी लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हम खड़े हैं बांस घाट पे पटना के, और आपको बता दूं कि यहाँ पे लंबी लंबी कतारें जो है, और यहाँ पे लगातार कोरोना के जो पेशेंट हैं, जो शव हैं मरने के बाद। और ये ज़रा देखिए कि एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हॉस्पिटल से अभी पहुँचे हैं और कोरोना से हुई मौत को लेकर के यहाँ पे, और यहाँ पे जो विद्युत शवदाह गृह है, जहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि एक एक दिन में यहाँ पे 30-30 लाशें आ रही हैं। और आपको बताऊं कि यहाँ पे चीताओं की जो आग है वो ठंडी नहीं हो रही है, और यहाँ पे तमाम जो परिवार के जो लोग हैं वो घंटों इंतज़ार करने के लिए बेबस हैं। और ये आपको दिखाएं कि यहाँ पे ये देखिए तमाम वैसे लोग जो कोरोना से मौत हुई है जिनके परिजनों की, और यहाँ पे घंटों बैठे हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी और यहाँ पे उनके परिजनों का जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो हो पाएगा। और ये मैं दूर से ही आपको ये दिखा दूं कि ये विद्युत शवदाह गृह है, और विद्युत शवदाह गृह में यहाँ पे लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। और सिर्फ यही एक बात नहीं है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो परिजन यहाँ पे पहुँच रहे हैं वहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 300 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसों की भी वसूली का जो खेल है वो जारी है। तो यहाँ पे कोरोना के होने के साथ जो परेशानी है, और उसके बाद कोरोना से हुई मौत के बाद भी जो है वो परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ये देखिए लंबी लाइन, यहाँ पे लगातार लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। परिजन भूखे प्यासे जो हैं वो बेबस हैं, और यहाँ पे एक भी यहाँ पे प्रशासन जो है, प्रशासन के लोग यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो एक ढंग से आप कहें कि कोरोना के
कारण परेशानी और कोरोना के बाद हुई मौत के बाद भी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। रवि हमारे सहयोगी तस्वीरें भी दिखा रहे थे, हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। रवि, इससे शर्मनाक कोई तस्वीर नहीं हो सकती है। विकट समय में जब मृतक के परिजनों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है, उस वक्त में वसूली की जा रही है, वो भी 300 की जगह 16,000 और उससे भी ज्यादा। तो बिल्कुल, और इससे शर्मनाक कोई तस्वीर नहीं हो सकती है। और यहाँ पे जिला प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी खुल कर देखने में आ रही है सिरांदा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोरोना के कारण जिन लोगों की मौत हो रही है उनके परिजनों पे क्या बीत रही है वो समझा जा सकता है। और पूरे परिजन, आप ज़रा सोचिए कि उसमें एक दिन की परेशानी नहीं है। जहाँ पे 300 रुपये लगने चाहिए वहाँ पे 16,000 रुपये। आप ज़रा सोचिए कि कितना गुना ज़्यादा ये पैसे होते हैं। और यहाँ पे 2 मशीनें लगी हुई हैं बांस घाट में, अगर कहें तो दोनों मशीनों में अगर लगातार ये शव जलाने की प्रक्रिया चलती रहती तो तेज़ी से हो सकता था। लेकिन इन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो वहाँ पे काम कर्मचारी हैं, वो एक मशीन जो है वो बंद करके रखते हैं ताकि भीड़ बढ़े और मनमाना वसूल सके। कर्मचारी हैं रवि, जानना चाहूंगी किस तरह से यहाँ पर जिम्मेदारियां तय होती हैं और कौन लोग हैं जो रुपए की डिमांड कर रहे हैं आगे से, सामने से आकर? देखिए, ये पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो नगर निगम की होती है और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वही देखभाल करते हैं और शुल्क भी जो है वही तय किया जाता है कि, और यहाँ पे शुल्क है कि जो भी एक आम सामान्य रूप से अगर किसी की मौत होती है तो 300 रुपये यहाँ पे शुल्क लिया जाएगा नगर निगम की तरफ से। लेकिन अगर कोविड पेशेंट कोई अगर वो निधन होता है तो निःशुल्क यहाँ पे किया गया। राज्य सरकार ने बिल्कुल घोषणा की है कि एक पैसे नहीं लगेंगे। ज़रा सोचिए कि वहाँ पे 16,000 रुपये लिए जा रहे हैं और एक परिजन जो सुबह के 8 बजे अपने माता पिता, किसी को जो परिजन जो देहांत हो गया उसे लेकर के आता है और लाइन में भूखे प्यासे शाम के 6 बजे तक वहाँ पे बैठना पड़ रहा है, तब जाकर के वहां पे अपने परिजनों को। रवि, और ये पूरे योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, योजनाबद्ध तरीके से, जैसा कि आप बता रहे थे और परिजन भी बता रहे थे कि वहां पर जो शवदाह गृह है, विद्युत शवदाह गृह, उसमें से बंद कर दिया जाता है एक को, ताकि कतार जो है वो लंबी रहे और लोगों को आगे बढ़कर नंबर मिल जाए, जल्दी वो अपना पूरा काम निपटा सकें। इसके लिए वो ये पूरी साजिश रच रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और इसके लिए जब जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि बिल्कुल उन्होंने रजिस्टर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें एक पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन उनके सच्चाई ये है कि उनके जो दलाल हैं वो पूरे शवदाहगृह के चारों तरफ भरे पड़े हैं। जो भी शव लेकर के आता है उसे बताया जाता है कि यहाँ पे घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके लिए आप अगर आप पैसे देते हैं तो आपका काम जल्दी से हो सकेगा। ज़रूरत इस बात की है कि जो जिला प्रशासन है या तमाम नगर निगम है उनकी आंखें खुले और ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसे तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि एक तरफ कोरोना से लेकर के लोग परेशान हैं और उसके मौत के बाद अगर ऐसे तमाशा किया जाएगा तो इससे बुरी तस्वीर कुछ हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल रवि, सवाल यही है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? अगर लगातार कई लोगों से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ज्यादा वसूली यहां पर की जा रही है, तो लोग आखिर शिकायत किससे जाकर करें? कौन इस पर कार्रवाई करेगा, कौन एक्शन लेगा? यही सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो लोग हैं और जो अपनी शिकायत जो है वहाँ पे रहने वाले जो कर्मचारी हैं वही अगर मिले हुए हैं, उनके जो दलाल हैं वो चारों तरफ भरे पड़े हैं, तो वो आखिर अपना दुखड़ा अगर अपनी जो कंप्लेन है वो कहाँ करे? एक तो कि अपने परिजन के मौत से आहत हैं लोग, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप लकड़ी से नहीं जला सकते। लकड़ी से अगर आप जलाने के लिए जाते हैं तो उसके एक अलग से पूरी एक कह लें कि बंधा हुआ है, उसका रेट इतना ज़्यादा है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए कई सारी बंदिशें हैं और कई सारी दिक्कतों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। रवि, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन परिजन साफ साफ ये कहते हुए नजर आए हैं कि वसूली यहां पर की जा रही है, 1-2 हजार की नहीं 16,000 की एक बार में वसूली की गई है और उसके बाद भी थोड़े थोड़े पैसे लिए गए अलग अलग जगहों पर। इसके बावजूद कि जबकि 300 साधारण मौत होती है उसके बाद लोग यहां पर अपने परिजन को लेकर आते हैं,
तब 300 आप ले सकते हैं पैसे, 300 फीस ले सकते हैं। लेकिन अगर कोविड से मौत हुई है तो कोई फीस नहीं ली जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है। लेकिन यहां पर कौन सा वसूली का खेल चल रहा है वो आपने तस्वीरों के जरिए देखा, खुद परिजनों की जुबानी आपने वो कारस्तानी सुनी। इधर बिहार में कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कल पटना के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच में पूर्व जवान की मौत हो गई। पूर्व जवान लखीसराय के रहने वाले थे। जवान की मौत के बाद परिजन आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के स्वागत में डॉक्टर और अस्पताल कर्मी लगे रहे, जिसके कारण उन्हें समय रहते एडमिट नहीं किया जा सका और उनकी मौत हो गई। जबकि अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों को खारिज कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज की स्थिति पहले से ही बेहद खराब थी। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से बिलखते रोते परिजन नजर आ रहे हैं। उनका आरोप यही कि मंत्री जी के स्वागत में दरअसल यहां पर अस्पताल कर्मी लग गए थे। हालांकि अस्पताल की तरफ से भी अपनी सफाई दी गई है। कहा गया है कि मरीज की हालत पहले से ही खराब थी। हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं की। डॉक्टर की पूरी लापरवाही मानी जा सकती है, पूरा लापरवाही। और पूर्व जवान विनोद कुमार सिंह की एनएमसीएच में मौत पर अस्पताल अधीक्षक ने सफाई दी है। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई थी, यहां उनका इलाज हुआ ही नहीं। मंत्री के अवगत में नहीं थे। मंत्री के अवगत में तो मैं जो सुपरिंटेंडेंट था और हमारे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट थे, जो हमारे कार्यरत जो पीओडीज थे, उन्होंने ऑलरेडी उन पेशेंट को देखा और वो तो ब्रॉड डेड आए थे और वो एकदम टर्मिनल स्टेज में जब लोग होते हैं तब अस्पताल का रुख करते हैं, तो उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता था। और मरने के बाद जो उनके अभिभावकों की जो प्रतिक्रिया थी वह जो है एग्जेजरेटेड था, है ना, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। तो एनएमसीएच के अधीक्षक साफ साफ ये कहते हुए कि मरीज की स्थिति पहले से ही बेहद खराब थी। इधर पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। पटना एम्स से जो आंकड़े मिल रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। खबर के मुताबिक पटना एम्स के 150 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों से फुल हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल एम्स के आईसीयू का भी है। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण आईसीयू के सभी 40 बेड भर चुके हैं। हालत यह है कि 30 बेड की संख्या बढ़ाने पर वो भी फुल हो गए हैं। जाहिर है एम्स में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वो आने वाले दिनों के लिए खतरनाक संकेत है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एम्स प्रशासन ने लोगों से पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में जाने की अपील की है। अभी हमारे पास 150 बेड हैं, उसमें 40 आईसीयू बेड्स हैं और 150 एक पूरे के पूरे बेड हमारे पास भरे हुए हैं, फुल हैं, पूरे फुल हैं। और आज ही हमने 30 बेड बढ़ाए थे तो वो भी आज पूरे फुल हो गए। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत पटना एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने निदेशक, अधीक्षक और डीन के साथ बैठक की और पूरी स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद प्रत्यय अमृत ने कहा कि विभाग अस्पतालों में बेड बढ़ाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा सेना से 50 डॉक्टरों की मांग की गई है, जिन्हें ईएसआईसी बिहटा में नियुक्त किया जाएगा। डॉक्टर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए, ताकि बिहटा का जो ईएसआई अस्पताल है, जहां पिछले बार 500 बेड की व्यवस्था की गई थी और आज भी सारे बेड्स हैं, थोड़ी जो चिकित्सकों की कमी है, तो अगर वो हम लोगों को सहयोग मिल जाता है तो हम लोग उसको भी 1-2 दिन के अंदर ईएसआई अस्पताल को भी 500 बेड को चालू कर देंगे। तो स्थिति भयावह होती जा रही है, कोरोना से हालात भयावह होते जा रहे हैं, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। सहरसा के सौर बाजार के चंदौर के पास एक एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ गई। एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बाद में इस बिगड़े एम्बुलेंस को दूसरे एम्बुलेंस से खींचकर ले जाया गया। बीच सड़क पर बिगड़ा एम्बुलेंस सोनवर्षा राज पीएचसी का बताया जा रहा है। ड्राइवर मरीज को घर छोड़कर लौट रहा था। इसी दौरान चंदौर के पास एम्बुलेंस खराब हो गई। बाद में एक दूसरे एम्बुलेंस को बुलाया गया, जिससे खींचकर इस खराब एम्बुलेंस को ठीक करवाने के लिए ले जाया जा सका।
एम्बुलेंस की इस तस्वीर को देखकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक एम्बुलेंस खराब होती है, उसको खींचने के लिए फिर दूसरी एम्बुलेंस बुलाई जाती है। ऐसे में जहां पर जरूरत होगी, जरूरतमंद होंगे, मरीज होंगे जिन्हें अस्पताल ले जाना होगा, उनके लिए एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के मामले में बिहार में कई राज्यों से बेहतर स्थिति है। पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या नेता प्रतिपक्ष बिहार को भी वैसी ही स्थिति में देखना चाहते हैं। नागरिकों को आवश्यकता होगी वह सब हम पूरा करेंगे। अभी हमारे यहाँ कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर अभी भी भारत के सभी मानकों से हम अच्छे हैं। और विरोधी दलों की जहाँ सरकारें हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ की बात उनको जरूर करना चाहिए। वह चाहते हैं कि हम भी महाराष्ट्र बन जाएं, तो हमें इस पर कुछ नहीं कहना। तो जिस महाराष्ट्र की बात संजय जायसवाल यहां पर कर रहे थे, दरअसल वहां स्थिति बहुत ही भयावह है, बहुत ही विकट है। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक धारा 144 इस वजह से लागू कर दी गई है। लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए पिछले कई दिनों से मुंबई की लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। आज भी लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे का कहना है कि लॉकडाउन में किसी तरह से ट्रेन बंद नहीं हो रही है, इसलिए लोग पैनिक ना करें। अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मुंबई के स्टेशनों पर प्रवासियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लोगों से शांत रहने की अपील की है। जो लॉकडाउन का डर है, इसके लिए हम लोग भी गांव चले जा रहे हैं। आए थे इधर काम कर रहे थे, पर काम मिला नहीं, वो काम से निकाल दिया। 1 हफ्ता हुआ था, 1 हफ्ते वो तो घर से पैसा मंगा के और फिर जो है घर पे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि काम होता नहीं है। काम होगा तो पैसे देंगे, काम नहीं तो पैसे हम लोग को मिलते हैं। मालिक कह रहे आप लोग गाँव निकल जाओ। बोल रहे काम होगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेंगे। तो फिर हम लोग को हाथ तो खड़ा कर दिया ना उसने, मालिक ने हाथ तो सीधा बोल रहा है कि पैसे मिलेंगे नहीं, तो फिर हम लोग को जाने के अलावा चारा दूसरा है ही नहीं। तो काम बंद हो गया है और लोग वापस लौट रहे हैं। रेलवे ये कह रहा है कि पैनिक ना करें। बहरहाल इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।